एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। 12th क्लास की एनसीईआरटी की फिजिक्स के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है? तो इस क्वेश्चन में जो अभ्यास 1.12 के बारे में बता रखा है, तो उसमें जो आवेश दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, वो दे रखा है 6.5 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है जो आवेश वो है 6.5 क्रॉस 10⁻⁻7 कूलाम। इतना आवेश कितना ए वाले जो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, ए वाले गोले पर है और बी वाले गोले पर, जो कि सर्वसम है यानी कि समान त्रिज्या के हैं। मान लो इनकी जो त्रिज्या है वो आर है, ये ए गोला है और ये बी गोला है जो कि आवेशित है। आर ये बी वाला है। इन दोनों जो कि आवेशित है, इन पर दोनों पर आवेश कितना है? क्यू। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तीसरा गोला सर्वसम इसी त्रिज्या का यानी कि समान अनावेशित जो कि आवेशित नहीं है लाया जाता है और पहले गोले ए से संपर्क कराया जाता है। तो अतः अनावेशित गोला उसे मान लेंगे सी को आवेशित गोले ए से संपर्क कराने पर, स्पर्श कराने पर जब गोले ए को गोले सी से स्पर्श कराएंगे जो कि अनावेशित है, अनावेशित मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इन्हें स्पर्श कराएंगे और समान त्रिज्या के हैं दोनों यानी कि सर्वसम है, तो एक अपने लोगों ने पढ़ा था चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि जब भी धातु के गोलों को संपर्क कराया जाता है तो आवेश अगर समान है तो आधा आधा बढ़ जाता है। तो अतः अगर समान है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, वरना अगर समान नहीं है तो कुछ दूसरे में चला जाएगा और कुछ पहले में रहेगा। और इस वाली कंडीशन में समान है तो समान समान आवेश दोनों में वितरित हो जाएगा। अतः गोले, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो गोले ए तथा बी पर स्पर्श कराने अतः गोले ए तथा बी पर को स्पर्श कराने पर आवेश, तो आवेश क्या हो जाएगा? Q/2, दो पार्ट में बढ़ जाएगा दोनों गोले पे। तो इस पर जो आवेश आ गया वो आ गया Q/2 और इस पे भी आ गया Q/2। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि तत्पश्चात गोले ए से, यहाँ पे गोला सी है, ये अनावेशित गोला जो था, लेकिन अब हो गया है आवेशित। इस पे आ गया है Q/2 आवेश, क्योंकि इस पर कितना था? Q आवेश ऊपर। तो जब इसे स्पर्श कराया तो आधा आधा बढ़ गया, तो सी वाला जो कि अनावेशित था वो हो गया आवेशित, इस पे आ गया Q/2। फिर क्वेश्चन बोला कि तत्पश्चात इसे हटाने पर गोले बी से संपर्क कराते हैं। तो देखेंगे अतः गोले सी को गोले बी से स्पर्श कराने पर तो इससे जब स्पर्श कराएंगे तो
ये भी समान ही त्रिज्या का है, इनकी सर्वसम है, ये भी आर त्रिज्या का समान है और ये भी समान है। तो जो कि ये बी वाला है और ये सी, तो बी वाले पे कितना आवेश है क्यू, और सी वाले पे कितना आ गया है, अब पहले क्या था 0, अब कितना आ गया Q/2, Q/2। जब इनको स्पर्श कराएंगे तो अतः गोले सी तथा गोले बी पर आवेश स्पर्श कराने के बाद तो क्या होगा, देखो Q, इसे बोलो तो इस पे कितना है Q और इस पे कितना है Q/2, सी वाले पे तो Q/2, और ये कितने पार्ट में बढ़ जाएगा, दोनों में, तो 2, तो ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, जो Q इस पर है बी वाले पर और सी पर कितने Q/2, और 2 से भाग कर देगी, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 2Q प्लस Q अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4। तो यहाँ पे चाहे डायग्राम से सभी समझ लेंगे, जो बाद में हो जाएगा आवेश इस पर बी वाले पर, वो हो जाएगा 3Q/4, सर्व सम है इसलिए समान समान दोनों पे जाएगा, और इस पे भी हो जाएगा 3Q/4 सी। फिर बोला कि आवेश सी को हटा लिया जाता है संयोजन से, और ए और बी के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखो बी पर जो अब आवेश आ गया वो आ गया 3Q/4, और यहाँ पर जो ए पर आवेश आ गया वो आ गया Q/2। शुरू में क्या था, दोनों पर Q था, शुरू में क्या था, दोनों पर Q था। तो गोला ए और ये है गोला बी, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो क्वेश्चन नंबर 12 को उठाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखी है, वो दे रखी है आर, जो दूरी होगी इनके बीच की, तो वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इस पर जो आवेश है वो कितना है, ये अपना ए वाला है और ये बी वाला, तो ए वाले पर जो आवेश है वो है Q/2 और बी वाले पे जो आवेश है वो है 3Q/4। समान आवेश है यानी कि प्लस प्लस के, तो इसीलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा जब समान आवेश होते हैं। तो अगर विपरीत आवेश होते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे जो बल लग जाए वो हो जाएगा F = K Q/2 क्रॉस 3Q/4 अपॉन, क्योंकि R² है तो R² लिख देंगे, बाद में मान लिख देंगे। तो F = यही हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ क्रॉस Q का मान हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर, Q और Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर क्रॉस 4 दूनी 8। यहाँ पे इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 F = 9 × 10⁹ इसे अलग अलग लिख लेंगे, 6.5 क्रॉस 6.5, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 दूनी 14 10⁻⁻, और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसके लिए 10⁻⁻2 से क्या करेंगे गुणा, और इस 10⁻⁻2 से गुणा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा उसका। 8 दे रखा है तो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 × 50 × 10⁻⁻4 × 8, पॉइंट हटाया 10 बढ़े, पॉइंट हटाया 10 बढ़े, तो ये हो जाएगा आपका F = 9 क्रॉस
65 गुणा 10 के और ये 9, तो ये जाएंगे -5 अपॉन इसे लिख लेंगे 5 गुणा 10 प्लस के 2 और ये 10, ये 5 गुणा 10 कर सकते हैं, 5 गुणा 10 यानी कि ये हो जाएंगे 10×100, तो ये +2 हो जाएंगी गुणा 8। तो F इक्वल टू आ जाएगा 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 का 15, 5 का 5, 5 का 15, तो हो जाएगा 9 क्रॉस 13 क्रॉस 13 क्रॉस 10⁻⁻5 अपॉन 8 क्रॉस 10⁻⁻2। तो इसे लिख सकते हैं F इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं 9 क्रॉस 13 की 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 क्रॉस 10⁻⁻5, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, पॉइंट लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो 8 एकम 8 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर 9 की इससे गुणा भी कर देंगे, 9 एकम 9 पॉइंट, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 क्रॉस 10⁻³ अच्छा, इस कैलकुलेशन में यहाँ पे एक 3 बचा था ये वाला, तो क्रॉस 3 भी चल रहा है, क्रॉस 3 मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में क्रॉस 3 और यहाँ पे क्रॉस 3, तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू, अगर लिखना चाहो पॉइंट इधर बढ़ाएंगे 1.89 क्रॉस 10 की पावर, अगर पॉइंट इधर बढ़ाए 2 पॉइंट तो उधर माइनस में माइनस की घातें जुड़ जाएंगी, तो -3 -2 क्रॉस 3 से इसे गुणा कर देंगे, तो 9 तियाँ 27, तो 8 तियाँ 24, 26, 3 एकम 3 और 5.67 क्रॉस 10 की पावर -5, और ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। न्यूटन इसका क्या होता है, मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इन दोनों ए और बी गोलों के बीच जो नया बल लग रहा होगा जब सी अनावेशित गोले को लाते हैं संपर्क में, तो वो होगा 5.67 क्रॉस 10 की पावर -5 न्यूटन बल। ये कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि चित्र 1.33 जो कि ये वाला चित्र दे रखा है में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। दोनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति यानी कि द्रव्यमान, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, अनुपात यानी कि QIM अधिकतम है। तो इसमें आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 कण हैं जिनके पथ दर्शाए गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके चिन्ह क्या होंगे, मतलब कि ये कैसे होंगे, यानी कि प्लस का होगा या माइनस का होगा कण, ये पूछ रहे हैं। और दूसरा पूछ रहे हैं कि इसका जो QIM रेशियो है, अनुपात है आवेश और द्रव्यमान का, वो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो पहले तो इसमें देखेंगे जो प्लेटें दे रखी हैं, तो इस वाली प्लेट पे, ऊपर वाली प्लेट पे दे रखा है प्लस आवेश और नीचे वाली पे माइनस। प्रतिकर्षण होता है तो समान होने चाहिए, आकर्षण कब होता है, जब विपरीत होते हैं, प्लस और एक माइनस। हाँ, आकर्षण जब होता है जब प्लस और माइनस यानी कि विपरीत आवेश हो, और प्रतिकर्षण तब होता है जब समान आवेश हो। तो यहाँ पे देखेंगे पहली वाली जो लाइन है वो प्लस की तरफ आकर्षित हो रही है और दूसरी लाइन भी प्लस की तरफ आकर्षित हो रही है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि माइनस से दूर की तरफ जा रही है, तो आकर्षित हो रही है यानी कि प्लस की तरफ विक्षेपित हो रही है। विक्षेपित मतलब कि अपने पथ से मुड़ जाना, हट जाना, तो अपने पथ से हट रही है, तो यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली जो होनी चाहिए वो माइनस आवेश की होनी चाहिए। अतः कण पहला तथा दूसरा कण ऋणात्मक है, तीसरे वाले के लिए बोले देखो प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है यानी कि प्लस होना चाहिए, या फिर बोलो प्लस है, प्लस से दूर की तरफ प्रतिकर्षित हो रहा है, तो प्रतिकर्षित क्या समान समान होंगे, यानी कि इस पे प्लस तो इस पे प्लस होना चाहिए। या फिर ऐसे बोलो आकर्षित हो रहा है तो ये माइनस है तो ये भी प्लस होना चाहिए आकर्षित के लिए नीचे वाली प्लेट के अनुसार, तो इस पे कितना होगा, प्लस चार्ज आवेश।
अतः कर्ण 3 धनात्मक है। इसमें पूछा क्यू वाई एम रेशियो, जो दूसरा पॉइंट दे रखा है। तो जो क्यू वाई एम यानी कि आवेश अपॉन एम क्या है, द्रव्यमान का जो अनुपात होता है क्यू वाई एम, वो प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है विक्षेपण की मात्रा के। विक्षेपण की मात्रा, विक्षेपण की मात्रा का मतलब क्या है कि जिसका सबसे ज्यादा विक्षेपण होगा जिस कण का, उसका क्यू वाई एम अनुपात होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आप चित्र में देख रहे हो, तो चित्र में सबसे ज्यादा जो विक्षेपण दे रखा है यानी कि अपने पथ से विक्षेपित हो रही है, वो सबसे ज्यादा है तीसरा वाला कण। वो सबसे ज्यादा है तीसरा वाला कण जो कि अपने पथ से विक्षेपित हो रहा है। इसीलिए इसमें जो क्यू वाई एम का अनुपात अधिकतम होगा वो तीसरे वाले कण का होगा। अतः क्यू बाई एम अधिकतम तीसरे कण का है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसका विक्षेपण ज्यादा होगा उसका क्यू बाई एम यानी कि आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन बटे कूलाम पर विचार कीजिए। ये वाले पार्ट में जो पूछा है वो पूछा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल बाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। दूसरा पार्ट पूछा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो इसमें जो दे रखा है दोनों, तो ये वाला पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। तो ए पार्ट में देखो अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ये आपका ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये होगा जेड। तो ये इस वाला पृष्ठ होगा, ये वाला पृष्ठ ऐसे। तो ये वाला जो बाई जेड पृष्ठ दे रखा है वो आपका ये इसकी बात कर रही है क्वेश्चन में। जो बाई जेड तल दे रखा है वो यही है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, वो दे रखी हैं 10 सेंटीमीटर यानी कि एक वर्ग है तो ये भी वाली भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। और आई में यानी कि बाई जेड तल के बीच से इस तरीके से जो निकल रही होगी वो आई कैप दे रखा है। तो यानी कि ई इक्वल टू दे रखा है 3 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलाम आई कैप। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, एक्स अक्ष की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये आई कैप से समझ में आ रहा है। अब ये वाले पार्ट में पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए मतलब ई और ए के बीच कोण पता होना चाहिए। इसके लिए क्या देखेंगे, जो वैद्युत समतल दे रखा है इस समतल के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो आई कैप एक्स अक्ष में है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, तो क्षेत्रफल की सदिश की दिशा होगी वो इस दिशा में हो जाएगी वेक्टर ए। यानी कि इनके बीच कोण कितना बन रहा है, एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 0 का, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समांतर है। तो ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान आपको दे रखा है 3 × 10⁻³ एरिया कितना होता है क्षेत्रफल वर्ग का, वो होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 का स्क्वायर। तो 10 × 10 और इनको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस वाली भुजा को करेंगे तो 10⁻², इसको करेंगे तो 10⁻²।
तो दोनों कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁴। कॉस थीटा कितना है कॉस 0, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 10⁻³ क्रॉस 10⁻² क्रॉस 10⁻⁻⁴, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 10⁵ क्रॉस 10⁻⁻⁴, 3 क्रॉस 10⁻⁻1 यानी कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, जो कि मात्रक होता है वैद्युत फ्लक्स का। ये आ जाएगा आपका आंसर पहले पार्ट का, जिसमें पूछा कि वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा इस वाले पृष्ठ से, बाई और जेड से, बाई और जेड से। फिर दे रखा है इसी क्वेश्चन का बी वाला पार्ट। तो बी वाले पार्ट में कह रहा है कि जो वर्ग है वो अगर अवलंब से यानी कि एक्स एक्स से 60 अंश का कोण बनाए, यानी कि थीटा इक्वल टू दे रखा है 60, तो पूछा वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 5 बराबर ई ए कॉस थीटा, तो ई कितना है, ई तो वही हो जाएगा यानी कि 3 क्रॉस 10⁻³ और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 गुणा 10, इसे बदल लो मीटर में तो 10⁻⁻⁴ क्रॉस कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 अंश, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 10⁻³ क्रॉस 10⁻² क्रॉस 10⁻⁻⁴, और कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये आ जाएगा जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 10⁻1 बचेगा यहाँ पे क्रॉस 1/2, तो ये हो जाएगा 30 क्रॉस 1/2, कैंसिल कर देंगे तो 15 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये आपका 5 आ जाएगा सेकेंड पार्ट। तो बस इसमें कोण बदल दिया था और उसी तरीके से करना है, वैद्युत फ्लक्स को निकालना है 5 बराबर ई ए कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से।